गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में जो हमने कल तक पढ़ा था वो हम क्या पढ़ रहे थे, सिखों के गुरुओं के बारे में कि किस तरीके से सिख धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, किस तरीके से सिख धर्म का उदय हुआ और किस तरीके से 10 गुरु जो थे उन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाया। हमने देखा सिख जो गुरु थे उनका मुगलों से भी क्या हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अब हम देखेंगे कि आखिर क्या पृष्ठभूमि बनी, क्या बैकग्राउंड था कि अब सिखों से युद्ध के जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था मुगलों का और सिखों का। अंग्रेजों से क्या पृष्ठभूमि बनी कि अब अंग्रेजों के साथ सिखों का क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता है कि 10 सिख गुरु आए, 10 सिख गुरु के बाद जो उनका आदि ग्रंथ था सिख धर्म का, वही क्या हो जाता है, उसी किताब को वो लोग गुरु समझकर आगे मानते हैं। अब सिख धर्म जो है उन्होंने क्या उठा लिया है, तलवार उठा ली है और वो जो शांति प्रिय सिख धर्म था वो लोग युद्ध नीति में भी क्या हो गए हैं, संलग्न हो गए हैं। अब यहीं से शुरुआत होती थी कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे समय बीतते हुए जो राजा आते हैं वो कौन रहता है। अगर हम पंजाब से या सिख धर्म से देखते हैं तो वो कौन रहते हैं, वो रहते हैं राजा रणजीत सिंह। तो अभी हमने देखा कि सिख धर्म को किस तरीके से 10 जो गुरु थे वो आगे बढ़ा रहे हैं। फिर ये क्योंकि मुगलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा था तो अब वो शांति प्रिय ना होकर के उन्होंने अपने हाथों में अपनी सुरक्षा के लिए तलवार भी उठाई है। अब हम आगे चलकर इन्हीं नेताओं में से अब आगे चलते चलते देखेंगे जिनका जो बहुत प्रसिद्ध थे, उनका नाम था राजा रणजीत सिंह। तो फ्रेंड्स, हम ये चीज़ देखते हैं कि पंजाब के सिख राज के वास्तविक संस्थापक जो थे वो राजा रणजीत सिंह थे। इनका जन्म सुकर चकिया मिसल, फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि कुल 12 मिसल थी और 12 मिसल में जो महत्वपूर्ण 2 मिसलें थी वो भंगी मिसल थी और एक जो था वो सुकर चकिया मिसल था। तो सुकर, कभी क्वेश्चन पूछे कि रणजीत सिंह किस मिसल से आते थे, तो वो कौन से मिसल से आते थे, सुकर चकिया मिसल से आते थे। और सुकर चकिया मिसल के जो मुखिया थे वो कौन थे, ये राजा रणजीत सिंह थे। और राजा रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो मुखिया महासिंह के घर में हुआ था, मतलब रणजीत सिंह के पिता कौन थे, महासिंह थे। सिख समुदाय उस समय हमने पढ़ा कि 12 मिसलों में क्या था, बटा हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह, अहमद शाह अब्दाली का पोता जो जमान शाह था वो अपने आप को पंजाब का शासक मानता था तथा पंजाब पर अपना प्रभुत्व दिखलाने के लिए कई आक्रमण कर रहा है। तो अहमद शाह अब्दाली का पोता था जिसका नाम था जमान शाह। जमान शाह क्या कर रहा है, वो पंजाब पर अपना प्रभुत्व मान रहा है। अब जब पंजाब पर अपना प्रभुत्व मान रहा है और रणजीत सिंह भी हैं जो कि क्या चाहते हैं कि पंजाब पर जो कि क्या कह रहे हैं कि पंजाब पर हमारा प्रभुत्व है। इस बीच जमान शाह जो कि अहमद शाह अब्दाली का पोता है और रणजीत सिंह के बीच कई युद्ध होते हैं। अब 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सिख मिसलें विघटित अवस्था में थी। अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। रणजीत सिंह ने इसका लाभ उठाया और शीघ्र ही तलवार की शक्ति से मध्य पंजाब में एक राज्य क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। अब 1798 ईस्वी में जमान शाह ने आक्रमण किया। अब जब वो आक्रमण करता है तो इस युद्ध में जमान शाह और रणजीत सिंह का जो आक्रमण होगा या जो युद्ध होगा उसमें जमान शाह क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है और वापस जाते समय उसकी कुछ तोपें जो थी वो चिनाब में गिर जाती है, चिनाब नदी में गिर जाती है। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर उसको क्या कर देता है, वापस भिजवा देता है। और इस सेवा के बदले जमान शाह बहुत खुश हो जाता है उसकी नेकी देखकर। तो जमान शाह उसे लाहौर पर अधिकार करने की क्या दे देता है, अनुमति दे देता है। तो पंजाब तो उनके पास था ही, अभी क्या मिल गया है उनको, लाहौर भी मिल गया है। रणजीत सिंह तुरंत 1799 ईस्वी में लाहौर पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और 1805 ईस्वी में उसने अमृतसर की भी भंगी मिसले से क्या कर लिया था फ्रेंड्स, छीन लिया था। तो हमने अभी पढ़ा था 12 मिसलें थी, 12 मिसलों में 2 मिसलें जो थी वो काफ़ी ताकतवर थी, एक भंगी मिसल और दूसरा सुकर चकिया मिसल। तो ये दोनों, सुकर चकिया मिसल किसके अधीन आता था, राजा रणजीत सिंह के अधीन आता था। अब तो अभी जमान शाह से उनको क्या प्राप्त हो गया था, लाहौर मिल गया है। लाहौर मिलने के बाद अब इन्होंने भंगी मिसल से क्या छीन लिया है, अमृतसर भी छीन लिया है। इस तरीके से वो लाहौर और अमृतसर को अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाते हैं और लाहौर को अपनी राजनैतिक राजधानी बनाते हैं।
अब पंजाब की धार्मिक राजधानी क्या है? अमृतसर है। और राजनैतिक राजधानी जो पंजाब की वो कौन है? लाहौर है। और दोनों ही राजधानियों पर रंजीत सिंह का क्या हो गया है? अधिकार हो गया है। और वह सिखों का सबसे महत्वपूर्ण क्या बन गया है? सरदार बन गया है। शीघ्र ही उसने झेलम नदी से सतलज नदी का प्रदेश क्या किया था? अपने अधीन कर लिया था। तो झेलम नदी से सतलज नदी का प्रदेश उसने क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। वो चीज़ों को जीत लिया था और राज्यों को। अब सारे सिख मिसल या तो इसके अधीन हो गए थे, जितने भी 12 मिसल हमने पढ़े, तो अगर सुकर चकिया मिसल जो था वो तो रंजीत सिंह के अधीन ही आता था। बाकी जो भी मिसल थे या तो वो क्या हो गए थे? राजा रंजीत सिंह के अधीन हो गए थे, या तो फिर वो क्या हो गए थे? अंग्रेजों की अधीनता को उन्होंने क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। तो आप सारे सिख मिशल या तो इसके अधीन हो गए या सतलज नदी के पूर्व में जाकर बस गए तथा अंग्रेजों की अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। इसी दौरान अंग्रेज भी दूसरे क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर रहे थे। हमने पढ़ा फ्रेंड्स, अब जिस तरीके से रंजीत सिंह अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, अंग्रेज भी अपनी शक्ति को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। उन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया है, बक्सर का युद्ध जीत लिया है, मैसूर का युद्ध जीत लिया है। अब उनकी नज़र है कि भैया जब हम ये बड़े बड़े राज्यों को निगल गए हैं तो ये पंजाब जैसा छोटा राज्य भी क्यों बचा रहे? तो अब वो क्या करना चाहते हैं? पंजाब को भी अपने अधीन करना चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजा रंजीत सिंह राजा थे और उनसे टक्कर लेना उन्हें सही नहीं लगा, किसे? अंग्रेजों को सही नहीं लगा। इसलिए वो बस सही मौके का क्या कर रहे थे? इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी दूसरे क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर रहे थे कौन? अंग्रेज। और कुछ क्षेत्रों में तो वो कर भी चुके थे, जैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाई में उन्होंने बंगाल जीत लिया। आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा मैसूर का क्षेत्र जीत लिया। अब उनकी नज़र कहाँ पर थी? सिख साम्राज्य पर थी। अब हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि आखिर किस तरीके से, कारण क्या था कि अब, क्योंकि अगर हम देखें तो सिखों का और अंग्रेजों की अभी तक भेंट नहीं हुई है। तो भेंट नहीं हुई है मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई तो तब होगी जब मुलाकात होगी, बातें होंगी, है ना। तो अब देखते हैं कि तत्कालिक कारण क्या था। भारत से बाहर अगर हम देखते हैं तो फ्रांस और रूस के बीच 1807 में तिलसित का क्या हुआ था? संधि होना था। तिलसित का क्या होना था? संधि होना था फ्रांस और रूस के बीच में। तिलसित का संधि होना था। रूस और फ्रांस दोनों मिलकर भारत पर जमीन मार्ग के जरिए आक्रमण करने वाले थे, क्योंकि उस समय इस आक्रमण को लेकर, और उस समय जो अंग्रेज थे वो इस आक्रमण को लेकर क्या थे? चिंतित थे। तो अब फ्रांस और रूस मिल करके भारत पर क्या करना चाहते थे? कब्जा करना चाहते थे या भारत पर आक्रमण करना चाहते थे। अब अंग्रेज़ों को चिंता हो रही है कि किस तरीके से अगर अंग्रेज हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के ऊपर अगर आक्रमण करेंगे या भारत पर आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज इस समय तक बहुत सारे क्षेत्र भारत के क्या कर चुके थे? जीत चुके थे। तो अगर अब दो शक्तियाँ मिल करके भारत पर आक्रमण करेंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि अंग्रेज़ों का पत्ता जो है वो क्या हो जाए? साफ हो जाए। तो अभी अंग्रेजों को अपना डर लग रहा है कि भैया कहीं फ्रांस और रूस मिलकर आक्रमण ना करें और हमने जो कॉलोनी बनाई है, हमने जो उपनिवेश बनाया है भारत में, वो कहीं हमसे छीन ना जाए। तब अंग्रेज क्या करते हैं? अपनी एक विशेष नीति चलाते हैं। 1807 में रंजीत सिंह के सामने प्रस्ताव रखा। अभी देखिए आप कि अंग्रेज और रंजीत सिंह की फाइनली क्या हो गई है? बातें हो रही हैं, मुलाकात हो गई है। तो 1807 में रंजीत सिंह को प्रस्ताव रखा कि अगर रंजीत सिंह पर कोई भी आक्रमण होता है तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे, और अंग्रेज पर अगर कोई आक्रमण होता है तो रंजीत सिंह उनकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। तब रंजीत सिंह भी चालाक, वो क्या करते हैं? शर्त रखते हैं। क्या रखते हैं? शर्त रखते हैं कि जब भी कभी अफ़गानों और सिखों में लड़ाई होगी, अफ़गानिस्तान और पंजाब में अगर दो राज्यों के बीच लड़ाई होगी तो अंग्रेज उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और अंग्रेज जो हैं उनका सतलज पार के प्रदेश, जिन्हें मालवा कहते हैं, रंजीत सिंह को एकमात्र राजा स्वीकार करेंगे। तो अंग्रेजों को उन्होंने दूसरी शर्त रखी थी कि जो भी सतलज पार के प्रदेश हैं, सतलज पार के प्रदेश को क्या कहा जाता था? कि मालवा कहते थे। उस पूरे जो राज्य हुआ करते थे, सतलज के पार के राज्य होते थे, उन्हें मालवा कहा जाता था। तो ये शर्त रखी उन्होंने कि सभी जो हैं वो रंजीत सिंह को एकमात्र राजा क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। लेकिन इस शर्त को
अंग्रेज नहीं मानते हैं। इसके बाद 1808 में रणजीत सिंह मालवा पर अधिकार करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि अब वो मान नहीं रहे हैं अंग्रेज। तो अब वो क्या करते हैं, सतलज नदी को पार करके अब मालवा क्षेत्र, हमें पता है सतलज नदी के पार के क्षेत्र जो राज्य होते थे उनको मालवा राज्य कहा जाता था। तो सतलज नदी को पार करने के बाद अब वो क्या करते हैं, मालवा पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अंग्रेज उन्हें सफल नहीं होने देते और रणजीत सिंह क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। अब हमें पता है जब रणजीत सिंह अब हार गए हैं तो इस तरीके से अब क्या होगा, एक संधि होगी, क्योंकि हमेशा कभी भी अंग्रेज हारे या कोई उनसे हारता था वो क्या करते थे, हमेशा संधि रखा करते थे। तब 1809 में दोनों के बीच अमृतसर की क्या होती है, संधि होती है। 1809 में दोनों के बीच क्या होती है, अमृतसर की संधि होती है। और इस संधि में चार्ल्स मैटकॉफ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो राजा रणजीत सिंह, और अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देखते हैं तो कौन थे वो, चार्ल्स मैटकॉफ। ये दोनों के बीच क्या होगी, संधि होगी। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इस संधि में क्या क्या बातें हुई थी। तो इस संधि में यह तय किया गया कि सतलज नदी के पश्चिम क्षेत्र पर, नदी के पश्चिम क्षेत्र पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा और सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहेगा, शासन रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका प्रभाव क्या हुआ, तो इसका तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख के राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न जो था वो क्या हो गया, टूट हो गया। क्यों, क्योंकि अमृतसर की संधि में ये अंग्रेजों ने उन्हें कह दिया था कि आप सतलज के पश्चिम का क्षेत्र लेना है तो लीजिए, पर पूर्व में सतलज नदी को पार करेंगे तो क्या होगा, युद्ध होगा। तो अब जो रणजीत सिंह सपना देख रहे थे कि मालवा राज्य, मतलब जो सतलज नदी के पूर्व का क्षेत्र है, वहाँ का एकमात्र जो राजा कहलाएगा या जो सरदार कहलाएगा वो कौन होगा, राजा रणजीत सिंह होंगे। वो सपना उनका क्या हो गया, टूट गया। अब परंतु दूसरी तरफ पश्चिम दिशा में प्रभुत्व जमाने की उनको क्या मिल गई, खुली छूट मिल गई, क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया था कि पश्चिम क्षेत्र आपका है, आपको जो भी करना है वहाँ पे आप कीजिए। तो इस तरीके से अब वो पश्चिम क्षेत्र में जितना चाहे तो विस्तार कर सकते हैं, वहाँ पर अंग्रेजों की कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी। उसने अब देखिए, क्योंकि अब पश्चिम क्षेत्र में उसको क्या मिल गया है, अब प्रभुत्व जमाने का उसको अधिकार मिल गया है। अभी वो क्या करेगा, अब पश्चिम क्षेत्र में अपनी सीमाओं को क्या कर रहे हैं, राजा रणजीत सिंह बढ़ा रहे हैं। तो उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। 1819 ईस्वी में कश्मीर और तथा 34 ईस्वी में पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, तो वो क्या किया, जीत लिया। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज महाराज पर क्या होते गए, हावी होते गए। झुको की नीति के तहत वह पंजाब राज्य पर भी क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। अब क्योंकि राजा रणजीत सिंह थे, हमने देखा राजा रणजीत सिंह के समय काल में 1809 में अमृतसर की संधि होती है। हमने देखा फ्रेंड्स कि वो अमृतसर की संधि कैसे हुई, कहाँ से वो तिलसित की संधि से वो अंग्रेज और राजा रणजीत सिंह एक दूसरे के संपर्क में आए, और किस तरीके से अंग्रेज अपनी बात मनवाने के लिए और एक युद्ध लड़ा गया, और एक अपनी बात मनवाने के लिए वो जो संधि रखते हैं वो कौन सी थी, अमृतसर की संधि। अब इस तरीके से फ्रेंड्स अब क्या होगा, राजा रणजीत सिंह के समय में शांति बनी हुई थी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आंग्ल सिख संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अब आप देख रहे हैं, अब वो जो अंग्रेज हैं, अब वो धीरे धीरे पंजाब पर भी क्या करना चाह रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं, और वो सरदारों को क्या कर रहे हैं, या जो पंजाब राज्य के सरदार हैं या राजा रणजीत सिंह को क्या कर रहे हैं, और झुकाना चाह रहे हैं। अब आंग्ल सिख संघर्ष में क्या होता है, 1839 में क्या हो जाती है, रणजीत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब उन्हें बहुत अच्छा क्या मिल गया है, मौका, क्योंकि अगर हम देखें ना, सिख साम्राज्य में तो सबसे ताकतवर अगर जो शासक थे वो राजा रणजीत सिंह थे, जिनके समय काल में अंग्रेजों की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वो राजा रणजीत सिंह से क्या ले लें, टक्कर ले लें। लेकिन अब उनकी मृत्यु हो जाती है, और आप देखेंगे राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के 4-5 साल के अंदर ही कितने राजा आए, कितने सरदार बने और कितने चले गए। इसका मतलब बहुत ही कमजोर शासक थे। राजा रणजीत सिंह के बाद एक भी ऐसा शासक नहीं आया जो लंबे समय तक टिक सके, और बार बार क्या हो रहा है, 1-2 साल के अंदर ही वो लोग क्या हो रहे हैं, अपने गद्दी से क्या हो रहे हैं, अपदस्थ हो रहे हैं, हटाए जा रहे हैं।
तो अब ये देखिए, तत्पश्चात मतलब रणजीत सिंह की मौत के बाद अगले 10 वर्षों में उसका राज्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद उनका बेटा खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, फिर चांद कौर, शेरशाह और लास्ट में अब कौन आते हैं, दिलीप सिंह आते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि उनके ही वंशज आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो ये पूरे ही जो भी खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चांद कौर, शेरशाह और दिलीप सिंह, इनमें कोई भी पावरफुल लीडर नहीं था, किसी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी जो राजा रंजीत सिंह की तरह दिमाग से काम करके और अंग्रेज़ों को भी क्या कर सके, कुछ अंग्रेज़ों से भी अपनी बातों को क्या कर सके, मनवा सके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा कि जो मतलब कई लोग आए, अब लास्ट में जो आते हैं वो कौन थे, दिलीप सिंह। तो सितंबर 1843 में हमने देखा था, 39 में किसकी मृत्यु हुई थी, 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1843 में रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को महाराजा क्या किया गया था, घोषित किया गया था, क्योंकि दिलीप सिंह बहुत अल्प आयु के थे, बहुत छोटे थे, इसलिए दिलीप सिंह की जगह कौन शासन प्रभार संभाल रही थी, तो उनकी माँ रानी जिद्दा थी, जो उनकी या संरक्षिका क्या हुई थी, नियुक्त हुई थी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से युद्ध होगा। तो देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, 1845 से 46 के समय। अंग्रेज सदैव ही पंजाब की उर्वर भूमि को ललचाई नज़र से क्या कर रहे थे, देख रहे थे, केवल मौके की तलाश में थे। रंजीत सिंह के समय में तो ये संभव नहीं हो पाया, लेकिन उसके मरणोपरांत या उसकी मृत्यु के बाद सिखों के आपसी कलह ने उन्हें ये क्या कर दिया, मौका दे दिया। राजा रंजीत सिंह के समय उनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो तो कब से ही पंजाब पर कब्जा करना चाहते थे, क्यों अब उनको ये मौका मिल गया है, क्यों, क्योंकि सिख अपने में ही आपस में लड़ रहे हैं, मैं राजा, और एक जो नज़र है वो राज्य पर किसकी है, बाहर से जो नज़र गाड़े हुए हैं वो अंग्रेज हैं। अब 1843 ईस्वी में मेजर ब्रॉडफुड लुधियाना में कंपनी के एजेंट के रूप में क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, और घोषणा की कि सतलज पार की सभी रियासतें कंपनी के न केवल संरक्षण में हैं, अपितु महाराज दिलीप सिंह की मृत्यु के पश्चात सब जब्त हो जाएंगी। अंग्रेजों ने युद्ध के लिए धीरे धीरे क्या कर ली थी, पूर्ण तैयारी कर ली थी। अब मतलब एकदम से अचानक से आके वो क्या घोषणा कर रहे हैं कि दिलीप सिंह जो है वो आखिरी महाराजा होंगे, और ये इसके बाद सारी जो भी सिख साम्राज्य था या जो सिख साम्राज्य के अधीन राज्य आया करते थे वो किसके कब्जे में आ जाएंगे, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएंगे। अब इस तरीके से बातें की हैं, और ये कहीं ना कहीं उनको रिझाने के लिए या मतलब युद्ध के लिए मतलब उकसाना कह सकते हैं हम, कि वो उकसाना चाह रहे थे युद्ध के लिए, किसको, सिखों को, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत ही कमज़ोर हैं, आपस में इनकी एकता है नहीं और हार तो जानना ही है इन्हें युद्ध में। अब सिखों ने अंग्रेजों की युद्ध तैयारी का केवल एक ही अर्थ निकाला कि वे आक्रमण तथा युद्ध करना चाहते हैं, तो उन्हें युद्ध पंजाब की धरती पर नहीं अपितु अंग्रेज के अधीन प्रदेश में ही क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो सिख भी मान जाते हैं कि ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि दिलीप सिंह के बाद हम आपको सारे राज्य क्या कर देंगे, आपको दे देंगे, क्योंकि वो राज्य हमारा है। तो वो भी मानते हैं कि चलो अभी युद्ध तो करना ही है। और 11 दिसंबर 1845 ईस्वी को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया तथा सर ह्यूगअप के अधीन अंग्रेजी सेना से क्या करी, टक्कर ली। हमें पता है कि ये बात हुई थी, अगर एक उकसाने वाली बात थी, क्योंकि उन्हें एक मौका चाहिए था, मौका उन्होंने इस तरीके से दिया, और सिख उस मौके को समझने, उन्होंने सतलज नदी को पार किया, इन्हें बहाना मिल गया कि क्योंकि उन्होंने सतलज नदी को पार किया है और हमसे युद्ध करने आ रहे हैं, इसलिए अंग्रेज क्या कर रहे हैं, सिखों पर आक्रमण कर रहे हैं। जबकि उकसाया किसने था सिखों को, अंग्रेजों ने खुद उकसाया था। तो इस तरीके से 11 दिसंबर 1845 ईस्वी को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया और सर ह्यूगअप के अधीन अंग्रेजी सेना से क्या करते हैं, अंग्रेजी सेना ने क्या की, टक्कर ली। तो अभी 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को हेनरी हार्डिंग्स, जो कि क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था, उसने युद्ध की घोषणा कर दी और कहा कि महाराजा दिलीप सिंह के राज्य का वह भाग जो सतलज नदी के बाईं ओर है, आज से अंग्रेजी राज्य में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध की घोषणा की है, और महाराजा दिलीप सिंह के अधीन जो राज्य आते हैं वो उसको कहाँ मिला लिया है, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया है। इस युद्ध में अगर हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं, तो इस युद्ध में 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहला जो युद्ध था वो मुदकी का युद्ध था, फिरोज शाह का युद्ध, बद्दोबाल का युद्ध और अलीबाग का युद्ध, 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी।
ऐसी जो ये चारों लड़ाइयाँ जो थी वो निर्णायक नहीं थे, मतलब इसमें डिसाइड नहीं हो पाया कि अंग्रेज जीते या सिख जीते। लेकिन कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में कौन सा युद्ध नहीं था या कौन सा, तो हमें पता होना चाहिए कि 5 युद्ध हुए थे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। एक मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बद्दोबाल का युद्ध, अलीबाग का युद्ध और एक सवराव की लड़ाई, जिसमें ये 4 युद्ध जो थे मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोबाल और अलीबाग, ये 4 युद्ध निर्णायक नहीं थे। लेकिन ये जो सवराव की लड़ाई थी ये निर्णायक सिद्ध हुई और इस युद्ध में सिखों की क्या हो जाती है, पूर्णतया हार हो जाती है। और इससे क्या होता है कि अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और तथा 9 मार्च 1846 ईस्वी को सिखों को लाहौर की संधि पर क्या करना पड़ा था, हस्ताक्षर करना पड़ा था। तो हमने देखा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तहत कौन सी संधि हो रही है, लाहौर की संधि हो रही है। लड़ाइयाँ कौन कौन सी हुई, मुदकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बद्दोबाल का युद्ध, अलीबाग का युद्ध और 5वीं लड़ाई जो निर्णायक सिद्ध हुई वो कौन सी थी, सवराव का युद्ध। अब लाहौर की संधि में क्या क्या बातें होती हैं, क्योंकि जीता कौन है, अंग्रेज जीत गए हैं और सिखों की क्या हुई है, पराजय हुई है। तो 1.5 करोड़ रुपए का क्या किया, जुर्माना लगाया, 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और हेनरी लॉरेंस लाहौर का क्या हुआ था, रेजिडेंट नियुक्त हुआ था। हमने पढ़ा है फ्रेंड्स कि क्या होता था कि अगर कोई भी क्षेत्र वो जीत जाते थे तो वहाँ वो अपना क्या करते थे, रेजिडेंट, उनके दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्त कर देते थे। तो हेनरी लॉरेंस जो था वो लाहौर का क्या नियुक्त हो जाता है, रेजिडेंट नियुक्त हो जाता है। महाराज की सेना क्या कर दी गई, सीमित कर दी गई। सतलज पार के सभी प्रदेश जो थे वो किसको मिल गए थे, अंग्रेजों को मिल गए थे। सतलज तथा ब्यास के बीच स्थित समस्त दुर्गों पर किसका अधिकार हो गया था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स किसको पढ़ा, लाहौर की संधि जो कौन से युद्ध के अधीन हुई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अधीन। इस तरीके से पहला सिख युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया, किसके साथ, लाहौर की संधि के साथ। अब क्या होगा, दोबारा से इनके बीच क्या होगा, युद्ध होगा। अब 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की क्या होती है, संधि होती है। भैरोवाल की संधि में अंतर्गत अंग्रेजी सेना के रहने की अवधि क्या हो गई थी, बढ़ाई गई थी। कि मतलब अंग्रेजी सेना जो है वो जो रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था और जो सिख सेना थी उसको सीमित किया गया था और अंग्रेजी सेना को क्या किया गया, और ज़्यादा क्या किया गया था, बढ़ा दिया गया था। तथा इसके खर्च के लिए 22 लाख रुपए दरबार को देना था। महाराजा के वयस्क होने तक पंजाब का शासन अंग्रेजों को सौंप दिया गया। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अपदस्थ करने के कारण सिखों ने विद्रोह किया, जिसका लाभ उठाकर डलहौजी ने युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अभी देखिए, झुको झुको और झुको, ये नीति को उन्होंने बनाया, लाहौर की संधि की, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं थे। फिर क्या किया, भैरोवाल की संधि की और सिखों की सेना को घटाया और अंग्रेजों की सेनाओं को क्या कर दिया, बढ़ा दिया और कहा कि जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते तब तक कि पूरा दिलीप सिंह का शासन भार कौन संभालेगा, अंग्रेज संभालेंगे। और जो मुल्तान के गवर्नर थे मूलराज, उनको क्या कर दिया, उनको उस पद से क्या कर दिया था, हटा दिया था, जिसकी वजह से सिखों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब जब सिखों ने विद्रोह कर दिया तो डलहौजी तो इसी चीज़ का निर्णय ही कर रहा था कि वो पहले से लड़ना नहीं चाहते थे। वो क्या करते थे, बस एक छेड़ते थे कि भैया हम छेड़ रहे हैं, आप युद्ध करोगे, तो उनको एक मौका मिल जाता था कि हमने शुरुआत नहीं की, आपने करी। तो इस तरीके से युद्ध की घोषणा कर दी। अब क्या होगा, नवंबर 1858 को रामनगर का युद्ध होता है। रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, और ये जो 2 युद्ध थे, रामनगर का युद्ध और चिलियावाला का युद्ध, वो किस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा था कि मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोबाल, अलीबाग और सवराव की जो लड़ाई थी वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित थी। उसी तरीके से जो दूसरा युद्ध था या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था वो किससे रिलेटेड था, वो रामनगर का युद्ध हुआ था और चिलियावाला का युद्ध हुआ था। और ये दोनों युद्ध किससे संबंधित है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। तो गुजरात का युद्ध है ना, गुजरात का युद्ध जो था वो निर्णायक सिद्ध होता है और
सिख सेना को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से परास्त कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग्स थे। और अगर हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात कर रहे हैं तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस वजह से हुआ, भैरोवाल की संधि की वजह से। भैरोवाल की संधि की वजह से दो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुए, जिसके अंतर्गत रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध आता है। निर्णायक कौन हुआ, गुजरात का युद्ध। गुजरात युद्ध जीतने के बाद डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत क्या कर लिया, फाइनली क्या कर लेता है, विलय कर लेता है। अब पंजाब किसको मिल गया है, अंग्रेजी को मिल गया है, अंग्रेजी कंपनी को मिल गया है। महाराज दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में क्या कर लिया था, लगा दिया था। और इस तरीके से फ्रेंड्स, जो सिखों का पंजाब राज्य था वो भी फाइनली किसके अधीन आ जाता है, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। तो अब इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, हड़प नीति को अपना रहे हैं और हर राज्य को क्या कर रहे हैं, हड़पते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए हमने जो पढ़ा है आज की क्लास में वो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको चीज़ें समझ आई हो। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।